अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के स्टार्ट में पहले तो कोरोना की जो सूरत हाल है उसके ऊपर चंद जुमले कहना चाहूँगा। बड़े जो शहर है पाकिस्तान में उसमें हर 4 में से 1 या हर 5 में से 1 शख्स इस वक्त जो जिनके टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट होने की शरह बहुत ही कम है। ग्लोबल एवरेज देखें ना, यूएई या सऊदी अरेबिया से कंपेयर करें या यूनाइटेड स्टेट्स, यूके या और बहुत से मुल्कों से कंपेयर करें तो हम कहीं करीब भी नहीं फटकते। उनमें से हर 5 में से 1 या हर 4 में से 1 शख्स पॉजिटिव है जब उसका टेस्ट किया जाता है। और ये नया स्ट्रेन जो है यूके वाला, ये बुनियादी तौर पर ये उसकी तबाहकारी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी इंतज़ामी सतह के ऊपर एक नाकामी है, वक्त के ऊपर एक्ट ना करना, बिलेटेड एक्शन जो इस हुकूमत का एक हॉलमार्क रहा है 2.5-3 साल के अंदर। पहले दिन से जो इकनॉमिक इश्यूज़ पे फैसले लेने थे, 1 साल समझ ही नहीं आई कि फ़ैसला क्या करना है, उसमें 1 साल गुजर गया। कोरोना वाली सूरत हाल के अंदर भी कुछ वैसा ही है। तफ्तान बॉर्डर पे उस वक्त का नया वायरस था, हमें तो समझ नहीं आई इसलिए तफ्तान से आ गया। अब यूके की फ़्लाइट्स भी हम मॉनिटर नहीं कर सके। और लेटेस्ट ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का इस वायरस से मुतासर हो जाना बहुत बड़े एक पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस है। आपके दो बड़े ओहदे हैं, इंतज़ामी एतबार से भी एक हेड ऑफ़ स्टेट है, दूसरा गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं। उनको आप कहें कि कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं तो ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी हिला देने वाली खबर होती है। और वज़ीर दिफा भी उसका शिकार हो चुके हैं। तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो शख्स इससे मुतासर हुआ है उसको शिफा दे और इंतज़ामी सतह पर हमें कुछ होश के नाखून लेने की हिम्मत अता फ़रमाए और अकल अता फ़रमाए। ये कह देना एक ट्वीट के ज़रिए, जो बहुत से वज़ीर जो हैं हमारे, वो एक ट्वीट से अपनी वज़ारत चलाने की कोशिश करते हैं। कोरोना की वबा बहुत ख़तरनाक हो गई है, अगर बचाव ना किया तो ये जानलेवा साबित होगी। भाई, आपको वज़ारत इसलिए नहीं दी कि आप एक ट्विटर अकाउंट अपना चलाते रहें, इंतज़ामी सतह पर फ़ैसले लें। 22-23 करोड़ लोगों आपका ट्विटर पढ़ के नहीं समझेंगे, उसके लिए आपको कुछ SOPs की इन्फोर्समेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी पंजाब हुकूमत के कुछ फ़ैसलों का ऐलान हुआ है जो बुनियादी तौर पर दुरुस्त सिमत में एक कदम है, लेकिन उसकी भी इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से असर नहीं होगा, उसकी अमल दरामद करना पड़ेगा। जो इंतज़ामी मशीनरी है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कुछ होश के नाखून लें और अपने लोगों को बचाने की तदाबीर जो है उसके को अमली जामा पहनाएं। ये जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं या जो जान से जा रहे हैं, उसकी जवाबदेही उन लोगों ने करनी है, उन्होंने करनी है। अल्लाह को भी जवाब देना है और इस दुनिया में भी उन लोगों को जवाब देना है जिनकी ये ज़िम्मेदारी है। मेरा काम इस इशू को उठाना है और आप तक ये आवाज़ पहुंचाना है जो मैं पहुंचा रहा हूं, लेकिन जिसकी ये ज़िम्मेदारी है इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़, उसको भी कुछ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। दूसरी जो बड़ी खबर है वो हुकूमत में कैबिनेट चेंजेस के हवाले से। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत आई तो बहुत हाई होप्स के साथ आई थी, तब्दीली के नारे के साथ आई थी। और इमरान खान ने धरने से लेकर और अपनी हुकूमत के क़याम तक इतने ज़्यादा इश्यूज़ को उजागर किया था और मेरे ख़्याल में लोगों को राइटली सेंसिटाइज़ किया था। वो कि करप्शन जो करता है उसकी वजह से मुल्क में टैक्सेस इकट्ठा नहीं होते। जो शख्स हुकूमत में बैठ के कारोबार करता है वो तबाही का ज़रिया है। जब हुकूमत तबाहकारियाँ कर रही हो, बिजली गैस के रेट बढ़ा रही हो, तो उसके नतीजे में महंगाई हो जाती है। आप IMF के पास जाएं और अपनी तैयारी ना करें तो उसका नतीजा भी पाकिस्तान को गिरवी रखने के मुतरादिफ होता है। ये तमाम बातें वो सही करते थे, इसमें से कोई एक बात भी गलत नहीं थी। उनकी हुकूमत आने के बाद उनकी सबसे ज़्यादा जो होप्स थी वो असद उमर के साथ थी, जो एक मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड मिनिस्ट्री थी इमरान खान की 2014 में धरने के वक्त भी, कि अगर हुकूमत इमरान खान को मिली, जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो वज़ीर ख़ज़ाना कौन होंगे। और उस वक्त भी जब ये जुलाई के इंतखाबात के बाद ये जीत गए और इनकी हुकूमत बनने के इम्कानात पैदा हुए, उस वक्त भी तो असद उमर सबसे पहले इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड ही फेल्ड टू डिलीवर। वो काम नहीं कर पाए। 8-10 माह इस हुकूमत से ये फैसला नहीं हुआ कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना। उसकी हमने तबाहकारी अपने एक्सचेंज रेट के ऊपर होते हुए देखी। एक्सचेंज रेट इनको 123-24 पे मिला था, इसहाक डार ने उसको 104 पे फ्रीज़ करके रखा था। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि 104 पे क्योंकि फ्रीज़ करके रखा हुआ है, इसको नीचे नहीं लाए, इसलिए सबसे बड़ी जो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह बनी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। फिर ये हुकूमत आई और असद उमर साहब के वक्त से ही इसकी डिवेल्यूएशन शुरू हुई। फिर हमने एक नए गवर्नर स्टेट बैंक लाए और हफीज़ शेख को, असद उमर को हटा के लाया गया। लेकिन एक हमारा जो डिज़ास्टर किस्म की अप्रोच थी ना, डिज़ास्टरस अप्रोच, वो जारी रही। इकॉनमी के ऊपर आपको एक विजन चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्ट्रेटजी चाहिए होती है, इंटेंट चाहिए होती है और डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए होती है, वो नहीं थी। रुपया 170 को टच करके अब 154 पे आया हुआ है। 170 और 154, अंदाज़ा करें कि ये जो फ्लक्चुएशन है इसके अंदर मुल्कों पे कर्ज़ों का बोझ और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की होगी, उनके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बरामदात हमारी नहीं बढ़ पाई, पहले से कम हो गई। जो टैक्स रेवेन्यू
3800 अरब रुपए PMLN की हुकूमत छोड़ के गई थी, जो करप्शन में भी उनके बड़े बड़े नाम थे, मेट्रोज बनाई, ये किया, और बॉड किकबैक्स के उनके ऊपर एलिगेशंस थी। लेकिन 3800 बिलियन रुपीज़ की टैक्स रेवेन्यू हमारी नेशनल किटी के अंदर वो छोड़ कर गए 2.5 साल के अंदर। पिछले साल 100 अरब का इन्होंने इजाफा दिखाया हफीज़ शेख ने, और वो उसके लिए एक बाकायदा फिनेंशियल इंजीनियरिंग की है इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज कोरोना वालों के लिए ऐलान किया और कहा कि हम 100 अरब रुपए जो एक्सपोर्टर का रिफ़ंड है वो भी देंगे। इन्होंने 100 अरब रुपया पहले एक तरफ एक्सपेंडिचर में डाला और उस तरफ टैक्स वालों का पैसा 100 अरब रुपया ऊपर करके दिखा दिया। तो बेसिकली फिगर फजिंग करके 100 अरब की इजाफा दिखाई, नहीं तो अभी तक हम 3800 अरब पे बैठे हुए हैं। तो ये परफॉर्मेंस है हमारे वज़ीरों की वजारत के अंदर। नदीम बाबर साहब एक और केस है, हुकूमत में बैठे हुए वो पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के बड़े प्लेयर भी थे, और पावर का बड़ा क्राइसिस भी आता है पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और ख़ुद प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, बैठे हुए हैं हुकूमत में, वज़ीर भी हैं, जिसको इमरान खान तनकीद करते थे कि आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते, आप हुकूमत में बैठ के कारोबार करें, जो शरीफ फैमिली करती थी, जो आसिफ अली जरदारी करते थे। तो आप हुकूमत में बैठे कारोबार भी कर रहे हो और वज़ीर भी हुकूमत भी चला रहे हो, तो दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। तो वो भी इनके साथ थे। चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल। और एक मेरा मशवरा है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि जितने लोगों को इन्होंने सैक किया है, नदीम बाबर हो, शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट हो, या गंदम क्राइसिस की रिपोर्ट हो, पेट्रोलियम मसनूआत की रिपोर्ट हो, अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों को सज़ा दिलवा दें। नहीं तो बाद में जब नैब के केसेस बने तो जो भी नई हुकूमत होगी वो विच हंटिंग में ये नहीं देखेगी कि नदीम बाबर का कसूर था या किसी और का कसूर था। वो सीधे आएंगे और कहेंगे ये प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कैबिनेट के वज़ीर, सारों को नैब के रगड़े में लाओ। तो इनके लिए मेरा मशवरा ये है कि जो ज़िम्मेदार है उसका आज तयन कर लें, आज टुडे। अगर इसको पोस्टपोन करेंगे तो पोस्टपोन करने की सज़ा बहुत बुरी होती है। 55 कंपनियां जो पंजाब ने बनाई थी उनका अब नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन हमारे बाबा रहमत 55 कंपनियों के ऊपर कई लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी। जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स थे वो उनका भी आज तक कुछ नहीं बना, लेकिन उसके नतीजे में कई लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है कि जितने उनके दौर के बड़े बड़े स्कैंडल हैं, अद्वियात से शुरू होकर, शुगर से शुरू होकर, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, आधा आप रख लें आधा हम रख लें, जो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने शुगर सब्सिडी दी उनका आज पकड़ लें, आज सज़ा दे लें, ताकि ये केस क्लोज हो जाए। अगर खुला छोड़ा तो कल के विच हंटिंग का सिलसिला जो आज जारी है वो कल भी जारी रहेगा। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं ज़रताज गुल साहिबा, वेरी वार्म वेलकम ज़रताज आपको। लाहौर से मलिक अहमद खान हमारे साथ होंगे, PMLN से मलिक साहब आपको भी खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे शब्बर जैदी साहब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में प्राइवेट सेक्टर से एक बहुत ही जाने माने नाम फर्गूसन कंपनी को हेड करते थे, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के साथ इनकी नाम था, बहुत बड़ा नाम था। तो इनको लाया गया कि FBR चलाएंगे, क्योंकि इमरान खान का स्लोगन था कि हम 4000 से 8000 अरब टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान में इकट्ठा कर सकते हैं अगर इनको मौका मिले। लेकिन वो काम हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका अभी शब्बर साहब से जानते हैं। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बर साहब, असद उमर, हफीज़ शेख और अब एक तीसरा नाम प्रोबेबली अहमद अजहर, क्या वजह बनी इन तीनों की दोनों की नाकामी की? तीसरे तो अभी चार्ज संभाल लेंगे। देखिए, वजह ये बनी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना जी, ये सिर्फ फाइनेंस की मैनेजरी कर रही है, मीन्स कैश की कितना पैसा आया और कितने पैसे खर्च हुए। इनके पास पॉलिसी साइड पर कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास नहीं, बल्कि बहुत अरसे से नहीं है। प्रॉब्लम जो आती है नदीम साहब वो ये आती है कि आपके पास स्पेस नहीं है और पॉलिटिकल एंड्योरेंस नहीं है कि आप बड़े फैसले करने के बाद उस पे स्टिक करके उसको इम्प्लीमेंट कराएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने जब आप मुझे 5500 के साथ लाए तो मैंने कहा कि मुझे सेल टैक्स के अंदर आइडेंटिटी कार्ड की शर्त को लगाने दें, मैं दुकानदारों के साथ हैंडल करना चाहता हूँ। मगर आप मतलब सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप दुकानदारों को हैंडल नहीं करें। मैंने तो मेरा मकसद है, मैं इस मिसाल इसलिए दी मैंने, आपके पास या तो करेक्शन का एंड्योरेंस है या ग्रोथ का एंड्योरेंस है। हमारी जो ग्रोथ और करेक्शन का एंड्योरेंस है वो आपस में मिल गया है और एक हमें कुछ तल्ख फैसले करने पड़ेंगे, वो हम करने को शायद तैयार नहीं है। उस वजह से ये प्रॉब्लम आती रहेगी। और बुनियादी मसला, आप चाहे जो मर्जी कहें, बुनियादी मसला पाकिस्तान में टैक्स का ही है और लैक ऑफ रिसोर्सेज का है, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है।
फाइनेंस तो आपके लिए शब्बर साहब क्या इसमें कोई रुकावट थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो आपको कंप्लीट ओनरशिप दी थी, तो आप फिर क्यों नहीं कर पाए? नहीं, देखिए रुकावट मेरी ये थी ना कि मैंने आपको बता दूं, जब मैंने CNIC की शर्त लगाई थी, तो उसके बाद आपको याद है मौलाना फजल रहमान का धरना होने वाला था और ट्रेडर के साथ हमें एग्रीमेंट करना पड़ा था और हमने POS और रिटेलर के ऊपर हाथ डालना नहीं था। और रुकावट ये थी कि आप बताइए नदीम साहब, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं आज कि दुकानें एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएं, 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएं? देखिए नदीम साहब, आप एक साइड ऑफ पिक्चर दिखा रहे हैं, आप ये नहीं दिखा रहे कि दुकानदारों ने, जो ट्रेडर माफिया है, इन्होंने किस इस पाकिस्तान में किस तरह का चीज़ें फैलाई हुई हैं। तो या तो आप हमें हाथ डालने की इजाज़त दे दें, या फिर आप हमसे कोई जादू का चराग तो नहीं है कि मैं उसको 1 मिनट में, वो भी नहीं करने देते और यहाँ भी ये करने देते। इमरान खान भी उसी जगह पे खड़ा है आज जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था कि या तो आप अब उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप ये कैश इकोनॉमी चलाते रहेंगे तो फिर मैंने 3-4 आर्टिकल लिखे हैं कि महंगाई की वजह ना स्टेट बैंक है, ना इन्फ्लेशन है, कुछ भी नहीं है। जो कैश इतना मार्केट में पड़ा हुआ है और जो आड़तियों ने कैश डाला हुआ है मार्केट में, वो महंगाई कर रहा है। आप उसको महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें बड़ा काम करने की इजाज़त दें। आपकी इन तजावीज़ के बिल्कुल बरखिलाफ और अपने उन स्लोगन्स के भी बरखिलाफ, क्योंकि वो कहते थे कि जब कोई हुकूमत एमनेस्टी देती है तो अपनी करप्शन का पैसा छुपाने की कोशिश करती है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहाल नहीं हुई तो इमरान खान के ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन का एलिगेशन नहीं, मैं 10 दफ़ा दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन उन्हीं इमरान खान ने एज़ प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितनी बड़ी एमनेस्टी दी हुई है, नो क्वेश्चन आस्क, जहाँ से मर्जी पैसा ले आओ, कोई सवाल जवाब ही नहीं है। क्या आपको इससे बड़ी एमनेस्टी कभी मिली है? देखिए मेरी बात सुने, ये कंस्ट्रक्शन पैकेज के बारे में भी मैं एमनेस्टी की बात आपका जवाब दे सकता हूँ, मगर आपने इस एमनेस्टी को किस हद तक देखा है? इसमें पैसा आपका रिकॉर्ड पर आ रहा है, ये सेमी एमनेस्टी है। इसमें पैसे को जो पैसा आज बाहर है उसको हम कैश में लेकर अंदर ला रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उसके अंदर एक एमनेस्टी है, मगर जो पैसा आज बाहर है वो अंदर आएगा। लेकिन नदीम साहब, बात ये नहीं है। मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो 20-22 साल से, हम भी इस फील्ड में 20-22 साल से हैं। मैं आपको एक बात आज कह रहा हूँ, शायद आपको बात समझ अच्छी नहीं लगे या लोगों को अच्छी नहीं लगे, मैं अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान ने कोई बड़ी गलती नहीं की है। और सिर्फ मसला ये है कि इमरान खान का कम्युनिकेशन ऑन द इकोनॉमिक मैटर इज नॉट व्हाट इट शुड हैव बीन। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूँ आपको, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आपने देखा और रौला पड़ा हुआ है इस वक्त। आज मेरा आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में छपा है। मुझे बताएं कि क्या मसला है स्टेट बैंक बिल के अंदर। आप लोग कहें कि बिक गया, IMF को बिक गया, ये हो गया, मगर आप जो बंदा गौर से पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि क्या इशू है। मगर क्या किसी ने गवर्नमेंट साइड से कम्युनिकेशन सही की? नहीं की। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट कोई बड़ी माशी गलती नहीं कर रही, मगर उनकी कम्युनिकेशन और उनकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। शेख साहब का सबसे बड़ा मसला, जो मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, वो ये था कि वो कम्युनिकेशन को अवॉइड करते थे। वो उनका पर्सनलाइज था, और जब कम्युनिकेशन को अवॉइड करेंगे तो आपकी सही बात भी गलत समझी जाएगी। मैं आज आपको ये कहने को तैयार हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी बात टैक्स कंप्लायंस का जो बड़ा इशू है, जब मैं देखूं कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, मेरी एक बात सुन लो प्लीज। जो पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस का एक बड़ा इशू ये है कि प्लीज आप मुझे बताओ कि शुगर डीलरों के ऊपर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी बंदे ने FIR करके उनको सामने लाया या नहीं लाया? मैं कह रहा हूँ ये इस पर कुछ नहीं हो सकता है ये छूट जाए, हो सकता है ये लोग छूट जाएं। आप कह रहे हो ना कि सजा देके जाएं, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बंदे मार्केट में बैठे हैं, जो मार्केट को समझते हैं, आप उनसे पूछें क्या इस वक्त उन आड़तियों की और उन शुगर डीलरों की और पूरे बाजार की आड़तियों की टांगें नहीं कांप रही कि ये किस तरफ जा रहे हैं? सर, ये बहुत बड़ा काम है, आपको उस काम का नतीजा नजर नहीं आ रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि शब्बर साहब, एक हिस्से से नहीं, माजरत के साथ मेरा आपसे इख्तलाफ है। आपका एक हिस्सा है कि आपने इंक्वायरी खोली, दूसरा हिस्सा है कि आप प्राइसेस को मैनेज करें, विच यू फेल टू डू फॉर लास्ट 2 years। तो ये आपकी मैनेजमेंट नहीं है, ये फेलियर ऑफ मैनेजमेंट है। आप सप्लाईज बीफ अप करते हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पकड़ लूंगा, कीमत 115 पे चली जाएगी तो हुकूमत कहाँ गई? मैं आपकी बात समझने की कोशिश रही,
देखिए, पकड़ना और नहीं पकड़ना वाली बात गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ की तह तक पहुँचते हैं ना, तो आप मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि चीनी के डीलर के बारे में कभी किसी बंदे ने आज तक आड़ती और डीलर के बारे में, मैं कहता हूँ पकड़े या नहीं पकड़े अलग बात है, मगर हमने उस चीज़ को कम से कम आवाम के सामने रख दिया कि यार ये की चीज़ है। पकड़ना हो सकता है मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मैं नहीं पकड़ सकूँ, मगर आज कोई भी समझदार और मुहब्बत वतन पाकिस्तानी समझ जाएगा कि पाकिस्तान में चीनी की प्राइस ज़्यादा क्यों है और कैसे है। ये अलग बात है कि मैं उसे सही नहीं सर, कर मैं सकूँ, तो आपके सवाल जवाब से पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मशवरा दिया है कि ये जो इंक्वायरी खोली है इसको अपने दौर में सजाएं दे के क्लोज कर लें, केस खुला ना छोड़ दें जिसको आने वाली हुकूमत किसी और के गले में डाल दे। एक और मेरा सवाल है आपका, मैंने एक इसके ऊपर नोट पढ़ा था, आपसे इसका जवाब चाहूँगा। शब्बर साहब, मैं अपना सवाल का जवाब ले लूँ आपसे। आपका एक नोट मैंने पढ़ा था, वो था पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी कमज़ोर नहीं है, माली तौर पर बड़े तगड़े लोग हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या दूसरी वजारतें संभाल रहे हैं बड़े तगड़े ताकतवर लोग हैं। इनकम टैक्स के मैं इनके नंबर देखता हूं तो शर्म आती है। हमारे दफ्तर के अक्सर जो मजदूर हैं बेचारे, जिनके पास महीने को बाद दूध के पैसे देने के भी पैसे नहीं होते, वो उनसे ज़्यादा इनकम टैक्स अदा करते हैं। इनकम टैक्स, ये क्या वजह है? इसमें आपकी नाकामी नहीं है? आप इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाल सके? नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, आपसे उल्टा सवाल करता हूँ। मुझे आप बताएं कि जो जी सर। पीएमएलएन और पीपीपी के बड़े लीडर हैं, जो उनके उनके बड़े करते धरता हैं, उनकी रिटर्न क्या कहती है? मैं आपको ये कह सकता हूँ कम से कम, वो तो थे चोर डाकू, रोका किसने था? सुन ले मेरी बात। पीटीआई नहीं के सर, एमएनए सवाल ये है कि स्लोगन ये था कि हमने ये तब्दीली लानी है, तो तब्दीली का अमल का आगाज तो करना था ना। नवाज शरीफ जीरो टैक्स फाइलर थे। नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने दूसरे दौर के अंदर, तो वो 0 और 414 रुपये और 0 उनकी इनकम टैक्स की फाइलिंग थी। वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, अगर वो ये कहते कि उनकी इनकम एग्रीकल्चर थी, मैं मान लेता। वो तो काम करते थे सरिये का, पोल्ट्री का, रियल एस्टेट का और बाकी चीनी का, वो तो सब टैक्सेबल है। तो मैं तो यही तो आपसे समझा रहा हूँ। और मैंने यही बात लिखी थी किसी जगह पर कि पाकिस्तान में जितने एमएनए बैठे हैं, इनमें सिवाय जहांगीर तरीन के किसी की लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो ये तो देखिए ना कि ये हमारा तो इसमें तो फिर सारे शामिल है ना। इसमें फिर पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तमीज तो खत्म हो गई। पाकिस्तान में जो सबसे अमीर तरीन लोग जाने जाते हैं फैमिली, उसमें शरीफ फैमिली और जरदारी की फैमिली है। तो टैक्स, इनकम टैक्स देते नहीं है। अभी की कैबिनेट के नंबर उठा लें। सर, मैं कंपैरेटिव बना रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिव देखिए ना कि पीटीआई और पीएमएलएन और पीवी में क्या पोजीशन है। कंपैरेटिवली ये बेहतर है। मैं आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छे हैं, मगर उससे कंपैरिजन में ये बहुत बेहतर है। कम से कम इनका वो कैसे कंपैरिजन आपने ड्रॉ किया सर बेहतर थे? क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वजीर थे। आप कंपैरेटिवली बेहतर कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया? सर, मैं आपको बताता हूँ ना, इसलिए कि ये प्रॉब्लम है हमारी, हुकूमत के खिलाफ क्वेश्चन करते हुए हम डर जाते हैं। क्या जी? अली रजी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, आप बताएं, अब्बास अजहर साहब हैं, तो क्या ये लोग इमरान खान साहब खुद हैं, आप बता दें कौन सा पैसा उनका वाइट नहीं है? मैं अकेले इमरान खान के लिए मैंने कहा कि वो फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बाकियों सारों के नाम नहीं लिए। बाकियों का बताएं इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं। की बात कर रहा हूँ सर, मैं हफीज शेख की बात करता हूँ आपके साथ। हफीज शेख का एक एक पैसा आप रिकॉर्ड पर है, आप उसके 100 इल्जाम लगाएं, मगर हफीज शेख के आप टैक्स के मैटर में कुछ नहीं कह सकते। हफीज शेख पे आप 100 इल्जाम पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं देते, कर क्या सकते हैं? जब पाकिस्तान में आए थे क्या वो टैक्स अदा कर रहे थे? जब वजीर बने थे, वजीर खजाना बने थे? सर, मेरी बात सुने ना। नॉन रेजिडेंट मौज है सर। शब्बर साहब, ये प्रॉब्लम है, आप माने ये प्रॉब्लम है। हमारे ताकतवर लोगों के पास 100 रस्ते हैं। सर सुनिए, यहाँ से उठ के दुबई चले जाते हैं। नवाज शरीफ के बेटे ने भी वहाँ कंपनी बनाई हुई थी, इसलिए वो हमारे। आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए नदीम साहब, जब हफीज शेख साहब का जो 2020 का रिटर्न है वो मेरी फर्म ने फाइल किया है और उन्होंने सारी वेट डिक्लेयर की है। आप चेक कर लें जाके रिकॉर्ड पे। ये गलतफहमी है। ये हमारे खजाना बने तो वो उस वक्त टैक्स क्यों नहीं थे अदा करते हफीज शेख? अबे भाई, वो नॉन रेजिडेंट था। नॉन रेजिडेंट, यही तो मैं कह रहा हूँ। आज वजारत खत्म हुई तो आज वो फिर जहाज पकड़ेंगे, दुबई की टिकट कटवाएंगे और बात खत्म। सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सर चलो वो तो मैं तो पाकिस्तान में सारी जिंदगी रहता रहा हूँ। मुझे आपने कौन सा तमगा दे दिया? मैं हाईएस्ट आपको तमगा है, आप तो यहाँ कमाते हैं या टैक्स देते हैं? क्या आपको निकाला हफीज शेख ने था, मैंने नहीं निकाला, ये इमरान खान ने नहीं निकाला आपको, हफीज शेख ने साथ चलने नहीं दिया।
सर वो मैं आप जो मर्जी कहते रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैंने हफीज शेख की रिटर्न मैंने भरवाई है, मेरी फर्म ने भरी है और मेरा जाती भी हुआ है कि उन्होंने वर्ल्ड एसेट डिक्लेयर किया है। मैं सिर्फ आपसे चले हम बिला वजह की बात पे चले गए। मैं आपसे कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक गलती सिर्फ ये की थी कि वो IMF में पहले दिन नहीं गए थे, उसके बाद से उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की है अभी तक। मगर हाँ ये बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ इस गलती की भी सजा आज तक हम पा रहे हैं। पहले साल में 600 अरब का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, पहले साल में 8 माह के अंदर। सर पहले साल में 8 माह में आपको ये अंदाजा है कि टैक्स का रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होता है? 58 बिलियन का जब इम्पोर्ट आप बिल करेंगे टैक्स आ जाएगा। जी मलिक साहब को मेरे साथ बैठना मैं टैक्स का ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे ज़रताज से मैं चाहूंगा कि इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, क्योंकि अभी हमने एक साइड स्टोरी सुनी है, हुकूमत का भी जवाब इस पे सुनना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ज़रताज बीबी, कैबिनेट में चेंजेस, इकॉनमी एक ऐसा एरिया है जिसकी बहुत होप्स थी कि इमरान खान पैसे वैसे नहीं खाते। उनकी शोहरत पहले भी यही थी और आज भी है उनकी कि वो पैसे नहीं खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे, तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इकॉनमी नहीं चली आपसे, क्या वजह हुई? फाइनेंस मिनिस्टर 2 बदले, अब तीसरे की खबर चल रही है। अच्छा देखिए, मैं मलिक साहब अभी वहाँ से आ रही हूँ, असम्बली से आ रही हूँ, तो मैंने भी एक्चुअली टीवी पे ही खबर देखी है। मैं उस कॉरिडोर का या उस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ टीम का कि मुझे ये पता हो कि किसको कहाँ पे चेंज करना है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब आपका एक विजनरी लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, वो फिर एक जब चीज़ को देखता है कि मैंने अपनी टीम को किसको शफल करना है, रीशफल करना है, पोर्टफोलियो वापस लेना है, मज़ीद एडिशन उसके अंदर करनी है, ये एक टीम जो कैप्टन होता है ये उसका प्रोगेटिव होता है। जहाँ तक हफीज़ शेख की बात है, मुझे तो इतना पता है पिछले कुछ महीने पहले, अगर आपको याद होगा मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं आइदर दे हैव टू बी इलेक्टेड, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अंदर है। तो जब जो एक फेडरल मिनिस्टर बनता है, जो ओथ ले लेता है, जो प्रेसिडेंट साहब जिससे ओथ ले लेते हैं, ओथ लेने के बाद उसको 6 मंथ्स में इलेक्ट होके आना होता है। तो वो सेनेट में चूंकि वो सिक्योर नहीं कर सके अपनी यूसुफ रज़ा गिलानी से सेनेट एग्जैक्टली वो चूंकि नहीं कर सके, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल मामला, ऐसा कोई बात नहीं है अगर उनको चेंज किया जा रहा है तो, क्योंकि अभी तक मैंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा। ये टेक्निकल रीजन हो सकता है। भला होगा कि प्राइम मिनिस्टर उसकी तब्दीली कर दे, क्योंकि वो कुछ बदलने नहीं वाले। नहीं, मैं आपकी एक बात बता दूं, तो वो एक टेक्निकल रीजन हो सकता है कि उन्होंने 6 मंथ्स के अंदर ओथ लेना है, क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर ओथ ले चुके होते, तो उन्होंने इलेक्शन जीत के आना था। या तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको जितवा के लेकर आए किसी बाई इलेक्शन में, या फिर आप उसको जो है वो सेनेट में लेकर आए, तो सेनेट में तो वो हार गए। जहाँ तक हफीज़ शेख साहब की बात है, देखिए मैं भी, मुझे साल तकरीबन हो गया है वो जब से वो उसमें बैठते हैं काबीना में। अ वेरी फाइन जेंटलमैन, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। शहबाज जैदी साहब से मैं एग्री करती हूँ कि चूँकि वो मीडिया फेस नहीं थे, वो मीडिया को नहीं फेस करते थे, लेकिन उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की कि जिस तरह की समय कोलैप्स इकॉनमी मिली थी, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो मैं मलिक साहब, आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं अपने हल्के से इलेक्शन जीत के आई हुई हूँ, मैं अपने पब्लिक की पल्स को समझती हूँ। मैं टेक्निकली या मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ज़रा कुछ चीज़ें हैं। ये आपने कहा ना कि हमारी क्या चीज़ें बेटर हुई। एक तो पहले आपने अभी उनसे टैक्स कलेक्शन की बात की। मुल्क चलता ही टैक्स कलेक्शन के ऊपर है। पैसे आप इकट्ठे करते हैं तो फिर आप कुछ आधे कर्ज़ों के अंदर चले जाते हैं, आधे से आप मुल्क चलाते हैं। अब ये अभी मैंने देखा है तो ये FBR के जो टैक्स फाइलर हैं वो 2.85 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 28 लाख 28.5 लाख के करीब जो है हमारे टोटल टैक्स फाइलर्स बनते हैं। और उनमें भी कौन है, जैसे मेरे बाबा हैं या मेरी बहन है, वो लोग जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनका जो 17 ग्रेड से ऊपर है उनमें से वैसी वेल्थ टैक्स वहाँ से निकल जाता है। तो आप बाकी को देख ले तो तकरीबन 1% या 1.5% के करीब जो आवाम है वो 99% लोगों के हिस्से का बोझ उठाती है। इसके बावजूद भी हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो 8% बढ़ी है। लार्ज स्केल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो 5.4% बढ़ी है। हमारे जो रिमिटेंस है वो 24.8% बढ़े हैं। और जो हमारी जो सबसे बड़ी बात में आपने जो अभी की कि मुल्क के अंदर कौन सी इंडस्ट्री या क्या चीज़ चलती है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल में पहली मरतबा मुसलसल 2.5 साल से हमारे दौरे हुकूमत के अंदर $2 अरब से ज़्यादा जो है वो तरसीलात आई हैं। देखिए आपको भी पता है जब पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडस्ट्रीज़ को जब ठीक किया, जब उनके रिमिट वो उनको वापस किए, रिबेट उनको वापस किए, पूरे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री
इंडस्ट्री को चलाया, उनको स्पेशल बिजली का पैकेज दिया। 50,000 पुराने लूम्स, पावर लूम्स जो 4 रुपए किलो, 40 रुपए किलो के लासे कबाड़ियों के पास। आप स्टेप्स की डिटेल में चलिए। एक सेकंड, वो कबाड़ियों के लासे को भी शामिल कर लें। एक सेकंड मलिक साहब, तो वो जब कबाड़ियों के उस पे बिकते थे, वहां पे 50,000 पुरानी लूम का और 30,000 नई लूम्स का वापस जो है वो टेक्सटाइल का, और हमारी तो सारी एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल बेस है। देखिए जी, पिछले दौर में टूथपेस्ट से लेकर बिस्टक तक हर चीज जो है वो इंपोर्ट होती थी। एक्सपोर्ट बिल, आपका एक्सपोर्ट, आप कोई चीज बाहर नहीं भेज रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है, हमारी एक्सपोर्ट बड़ी है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी 3-4% बढ़ी है 3 सालों के अंदर। अब आके खुदा से दुआ है कि अल्लाह पाक करे बढ़ जाए। मलिक अहमद खान, क्या वजह है कि हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मलिक अहमद खान, जीरो हो और हमने क्या वजह है कि नून लीग की भी फेलियर थी, एक्सपोर्ट्स उनकी भी कामयाबी नहीं थी, उनकी फेलियर थी। मलिक अहमद खान, क्या वजह है कि जो मौजूदा कैबिनेट है वो बड़े इश्यूज के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाई? देखिए, बुनियादी गुजारिश क्या है, अभी जो आपकी शब्बर साहब के साथ इंटरेक्शन थी, तो उसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो है ना, वो जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आई वॉज सीरियसली इंटरेस्टेड इन दैट कि शब्बर साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक तो शब्बर साहब ने कहा कि कोई बड़ी गलती नहीं है, यानी देयर इज़ नॉट अ मिस्टेक। तो ये तो एक अपने तौर पे डिफाइंड एक पोजीशन है। और जब वो कहते हैं कि उनकी जो एक स्किल सेट है, चाहे वो कम्युनिकेटिव स्किल सेट है विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री और फिर उसका आगे अपने कंसर्न लोगों के साथ, तो इसी को इनएबिलिटी कहते हैं। यानी जो ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, शब्बर साहब से बेहतर कोई और दे नहीं सकता। और शब्बर साहब जिस एफर्ट की बात कर रहे थे, गालिबन एक फ़र्क जो उनसे पहले भी एक जगह पे बात हुई, तो वो यही थी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसका फ़र्क एक इकोनॉमी से आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकेगा। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड है, यही शब्बर साहब का मौक़िफ़ है, और यही वो स्किल सेट है कि आपने इसको कैसे इसके अंदर लेकर आना है। बेसिक बात तो ये हो सकती है कि ग्रेजुअल हो सकता है या रैपिड हो सकता है, या आप कोर्सिव मेजर के साथ कर सकते हैं, या एक रिसेशन बर्दाश्त करके आप पूरी इकोनॉमी के साथ ग्रोथ को रोक के फिर भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर एक विद अ फर्म आर्म ऑफ द गवर्नमेंट आप चल सकते हैं और उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स दुनिया में मौजूद हैं। कोई हमने अनोखा नवीकला काम नहीं करना, दुनिया से सीख के हम आगे चल सकते हैं। आज स्टेट बैंक की लेकिन जो मलिक साहब, ये तो डिटेल्स हो गई है, काम बंदे को समझ नहीं आएंगी। जो बड़े कैबिनेट पोर्टफोलियो हैं, नदीम बाबर ले लें, आपके हेल्थ वज़ीर ले लें, पहले एक वो कियानी साहब थे, फिर वो मिर्ज़ा साहब थे, अब तीसरे वज़ीर हैं फैसल साहब, बहुत भले शरीफ आदमी हैं, अल्लाह करे इनसे वजारत सही से चले। नदीम बाबर साहब का मामला है, फिर शुगर क्राइसिस का है, वीट क्राइसिस का है, इकॉनमी एज ए होल प्रॉब्लमेटिक है। तो ये क्यों नहीं कैबिनेट के ये बड़े पोर्टफोलियो क्यों नहीं डिलीवर कर पाए? नहीं, देखें ना सर, ये बुनियादी मसला कैसे है कि जो एक आम आदमी के या मेरे जैसे एक बंदे के लिए जो इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई जिसकी कोई ट्रेनिंग या बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, तो मैं तो इस बात को ऐसे देखूंगा ना कि मैंने एक पॉलिसी देखनी है गवर्नमेंट की। अगर शुगर पॉलिसी है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर है, प्राइस है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत की पॉलिसी फेल है। वीट की प्रोक्योरमेंट प्रॉपर नहीं हुई, गंदम महंगी मिल रही है, मेरे नज़दीक गवर्नमेंट की वीट पॉलिसी फेल है। अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। 2 साल के बाद अपनी इनकम्बेंसी में प्रीवियस गवर्नमेंट का अगर आप जिक्र करेंगे तो फिर वो मार्गरेट थैचर की एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि डोंट टेल मी आई हैव बीन देयर, नाउ यू आर द इनकम्बेंट, यू हैव टू टेल व्हाट यू हैव डन इन 2 years। ये तो आपकी बात है, वो हैरोल्ड विल्सन और उनके आपस में एक बड़ी फेमस वो उनकी आप सब ने देखी होगी। अब झगड़ा क्या है? 2 साल हुकूमत के निकल गए ये कहते हुए कि पिछली हुकूमतों का किया था, हम जवाब दे नहीं है, उनकी ज़्यादती थी, आप उनसे सवाल करें। अब 2 साल के बाद अगर आपकी बेसिक एसेंशियल आइटम्स के अंदर आपकी जो जैसे वीट है, फ्लावर है, या आपका शुगर है, एडिबल जितनी भी आप चीज़ें गिन के देख लें, अगर उनमें अगर आपकी पॉलिसी के साथ लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ बढ़ रही है, तो फिर लाजमी तौर पे आपकी इनएबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर सुकम है आपके, या लोगों के कोई जो चार्जेस लग रहे हैं, अभी आपने नदीम बाबर को उतारा है, किस बात पे उतारा है? असद साहब की एक एक्सप्लेनेशन थी उसके ऊपर, और वो एक्सप्लेनेशन कितने को काबिल कबूल थी जब वो प्रेस टॉक में कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम्युनिकेटेड दैट। तो इन सारी बातों को अगर हम एक जक्स्टा पोजीशन में रखें और बराबर नाप तोल करें, तो लग ये रहा है कि गालिबन बाय रोलिंग हेड्स
फेलियर ऑफ पॉलिसी जो है एक बंदे के निकालने के साथ, या तो आप उसका कोई ऑल्टरनेट आप एक ऐसा रख दें जिससे नज़र आए कि इसमें आपकी बेहतरी आ जाएगी, वो भी आप कुछ सजेस्ट भी नहीं कर रहे। नो बीइंग क्रिटिक एंड सजेस्टिव, आपने शुरू में जो बात की ना सर, लाहौर से आप बाहर निकलेंगे, आप जस्ट यू हैव टू क्रॉस द बॉर्डर, लाहौर डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं, इसका जो अर्बन रूरल करेक्टर के जहाँ पे टाउन शुरू हो जाते हैं, देयर इज़ कोई एक मेयर हो जिसमें पता चलता हो कि इस मुल्क में कोरोना है। लोग मर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है। 20-12 करोड़ का सूबा है। बड़े शहरों में ज़रूर कहीं लॉकडाउन्स की बात हो रही होगी, लेकिन 70% वो आबादी जो कि कस्बों में और देहात के अंदर है, एब्सोल्युटली वो चाहे शहरों से आके जाके मर रही है, कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसी मैयतें जा रही हैं वापस जो कि कोरोना की हैं, नॉन कोरोना की हैं, लेकिन वो पूरे प्रॉपर गुस्ल दे रहे हैं, दफना रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, हमारा फेलियर है, मैं इस पर आपके सामने एक ऑनेस्ट एडमिशन करूँगा। पब्लिक हेल्थ पे जो रिस्पॉन्सिवनेस पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट को, सब लोगों को देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है सबसे ज़्यादा इन्फोर्समेंट के ऊपर, लोगों को राया में हमवार करने के ऊपर काम सबसे पहले लीड रोल में गवर्नमेंट है। आपको भी साथ मिलाना है तो इनको मिलाना चाहिए। ज़रताज, ये इशू है बहुत बड़ा इस वक्त कोरोना। मलिक साहब, ये जो कोरोना है ना, ये तो मैं समझती हूँ, क्यों मैं हमेशा देखिए मलिक साहब की इज़्ज़त करती हूँ, मैं इन सब प्रोग्राम में भी बैठती हूँ कि बड़ा सेंसेबल बात करते हैं। देखिए, ये जो कोरोना है, ये इसका सियासत से तो कोई ताल्लुक है नहीं। ये तीसरी वेव इसकी आई और बहुत डेंजरस है। और जब ये पाकिस्तान में या दुनिया में जो उस वक्त किसी को समझ भी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ही वो वाहिद लीडर थे जब उन्होंने NCOC बनाई। उन्होंने तमाम सूबों के हेल्थ मिनिस्टर को अपने साथ मिलाया, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की, और उन्होंने तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर को अपने साथ मिलाया। और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के या करंट डिजीज़ में काम करते हैं, उन तमाम एजेंसियों को, डिपार्टमेंट को अपने साथ मिलाया। ख़ुद भी चेयर करते हैं, असद उमर साहब भी चेयर करते हैं। और एक सेंट्रलाइज्ड एफर्ट होती है, चाहे आपको वेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपको बेड्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपने हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाने होते हैं, चाहे आपको ये मुनासिब नहीं था जो यूके से लोग आ रहे थे, हम उनको एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट करते हैं, उनके ऊपर क्वारंटीन की रिस्ट्रिक्शंस लगाते। किसी एक को ना हमने टेस्ट किया है, ना क्वारंटीन की रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, और वो बुनियादी तौर पर सबब बना है ये यूके वेरिएंट जो पंजाब में तबाही फैला रहा है इस वक्त। तो देखिए मलिक साहब, फिर वही बात है ना कि बहुत सारे फ्रंट हैं वहाँ पे। जिस तरीके से इस कौम ने, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है जब हम महंगाई और उसकी बात करते हैं, जब सारे मुल्कों के अंदर लॉकडाउन हुए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा नहीं, मैं अपने लोगों को भूखा मरने नहीं दे सकता, खुदा का वास्ता आप SOPs के ऊपर अमल करें, खुदा का वास्ता। जब ये शुरू हुआ था तो तब तो हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं थे, लेकिन देखें उसमें हमारे मुल्क ने तरक्की की। हमने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए, हमने मास्क बनाने शुरू कर दिए, हमने प्रोटेक्टिव गियर बनाने शुरू कर दिए। और आप उन लोगों की नाकामी नहीं समझती जिनका काम था कि एयरपोर्ट के ऊपर इस यूके वेरिएंट को टेस्ट करते, उन फ्लाइट्स को रोकते, उनके ऊपर क्वारंटीन की रिस्ट्रिक्शन जायद करते। आप यहाँ से UAE जाएं, आपको 14 दिन के लिए अबूधाबी वाले पहले वो घड़ी डाल देते हैं, हाथ के ऊपर ट्रैकर डाल देते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए मलिक साहब, ये तो हम सिर्फ एक पॉइंट कह रहे हैं ना। देखिए, मैं परसों बनू से आ रही हूँ और मेरे चचा जो हैं वो कोविड से फौत हुए हैं, ठीक है, और मेरे दूसरे चचा इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 22 करोड़ की हमारी आबादी है, 60% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से घर में देखी इतनी मिसालें दे रही हैं। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम उनको मिनिस्टर हो ऑफ गया है पाकिस्तान, जी। अल्लाह पाक इन सबको शिफा दे। जी आमीन। तो देखिए मलिक साहब, हमें कुछ चीज़ों को ना सियासत से बढ़ के और पॉलिटिकल डिफरेंस से बढ़ के बात करनी चाहिए। वहाँ पे देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह उन मुल्कों के अंदर हो गए हैं जब हमने अब प्रॉपर एक साइट है जिसके अंदर आप ID कार्ड 60 साल से उम्र के उसको ब्रेक ले लें, ये ID कार्ड वाले इशू बाद में देखते हैं। पहले मलिक साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि पहली लेयर से हमने निपटा, दूसरी से हमने निपटा, तीसरी बहुत ख़तरनाक है। अगर आप हुकूमत का साथ नहीं देंगे, अगर आप तमाम मीडिया या तमाम अपोजिशन, तमाम लोग जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें खुदा न खासा अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा तो फिर वही गुर्बत होगी। 208 अरब हमने पहले सास प्रोग्राम में कैश डायरेक्ट लोगों को दे दिया। हर वक्त ये इकोनॉमी बोझ नहीं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मलिक साहब, आप पहले फरमाइएगा, वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है? महंगाई, इकोनॉमिक इश्यूज़, कोई रास्ता निकलेगा इस तब्दीली के बाद जो कैबिनेट रिशफल है? नहीं सर, कैबिनेट इट इज़ जस्ट वन मैन आउट वन मैन इन। क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा इस पे? तो शब्बर साहब जो कह रहे हैं उनकी इंसाइट बड़ी अप्रोप्रिएट है। वो एज ऑडिटर एक बड़ी मोहतरम राय रखते हैं।
और जब वो फ़र्क निकाल रहे हैं कि मिस्टेक और इनकॉम्पिटेंस का, तो वो क्लियरली एलेज कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर इनकॉम्पिटेंस. सो इट इज़ नॉट विद द मिनिस्टर हु इज़ हेडिंग दैट. इट इज़ वो जो इनकी जो मिसकंसीव्ड थाट्स हैं. और मिसकंसीव्ड थाट्स कैसे हैं? यानी इकॉनमी, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, ये एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है. इसको आपने सारी उम्र कवर की है, आपको हम सुनते देखते रहे हैं. ग्रेजुअल हो सकता था ये, मैं जानता हूँ. या लाहौर की मैं 2 मार्केट्स के आपको एग्जांपल दे सकता हूँ ब्रीफली. यहाँ पे चेंबर में मुझे एक इंटरेक्शन थी, कुछ पीटीआई के मिनिस्टर्स वगैरह भी वहाँ पे थे. तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उनसे कहा, उन्होंने कहा सर विद दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ज़ीरो टैक्स, नहीं देंगे हम. ये इस तरह से आप हमसे ले सकते हैं, वो ले लें. उसकी मीनिंग ये थी कि आपने उनके, या तो वो दुरुस्त कह रहे हैं या बंद कर दें कारोबार, स्टर्न आर्म के साथ आ जाएं, वो भी नहीं कर सके. तो अब गवर्नेंस जो है वो कोई एक ऐसा मामला तो नहीं है कि जो आपकी विम्स के ऊपर हो जाएगा. ये इम्प्लीमेंट भी करनी है, एक्सिक्यूट भी करनी है, डिज़ाइन भी करनी है और मामलात को लेके भी चलना है. तीनों काम करने हैं सर. तो इसका जो अब मेरे नज़दीक अभी ज़रताज से पूछते हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट है, टाइम थोड़ा रह गया. ज़रताज, महंगाई, प्राइम मिनिस्टर का शायद मेन फोकस इस चेंजेस के अंदर गवर्नेंस और महंगाई 2 इश्यूज हैं जिसको वो मैनेज करना चाहते हैं. नहीं, देखिए अभी मलिक साहब ने कहा कि जी इकोनॉमी और महंगाई जी बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है. ट्रिकी सब्जेक्ट तो है. इनके एक एक्स वो थे, अभी सेनेटर भी हैं बाय द वे, वो इसहाक डार साहब जो हैं, वोट देने नहीं आए थे गिलानी साहब को. तो वो जब उनकी रुकनियत भी अभी सस्पेंडेड है, वो होनी तो चाहिए तो जब वो एब्सकॉन्डर बने, वो मुझे याद है वो कहा करते होते थे, फच फिगर्स भी दिया करते थे. इसके IMF को उन्होंने फच फिगर्स दिए थे और स्टेट बैंक को उन्होंने नोट छापने की मशीन बनाया हुआ था, डॉलर को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया हुआ था और 31,000 अरब का कर्जा यहाँ पे चढ़ा के चले गए थे. तो वो कहा करते थे कि आप एक PIA ले लो, साथ में मुफ्त स्टील मिल ले लो. ये मिफ्ता साहब, इनके इस तरह के तो एडवाइज़र और इस तरह के तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे. तो ट्रिकी सब्जेक्ट के देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और गवर्नर्स की जहाँ तक बात करनी है, देखिए इनके दौर में इनके 3 दफ़ा खादिम आला साहब गए, कोई हॉस्पिटल नहीं बना के गए, कोई कॉलेज बना के नहीं गए, कोई रोड बना के नहीं गए. हाँ, मोटरवे से सियासत शुरू होती थी, मोटरवे पे ख़त्म होती थी नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, वो भी गिरवी रख के चले गए IMF के पास. गुल साहब और मलिक अहमद खान का बहुत शुक्रिया. आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.